बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 यूपी बोर्ड कक्षा 7 का विज्ञान, उसका पाठ लेकर आई हूँ मैं 2। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा पाठ है, देखिए इसका नाम है रेशों से वस्त्रों तक। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका अभ्यास जो है, जो भी इसकी प्रश्नावली है, उसे हल करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें दिया हुआ है आपको सही विकल्प छांट कर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं ऊँट तथा याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। भेड़ और अगला प्रश्न देखिए, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक। तो देखिए शाकाहारी होते हैं। भेड़ भी घास फूस खाती है और रेशम का कीट जो होता है वह शहतूत का पत्ता खाता है, आपको पता होगा। तो ये होते हैं शाकाहारी। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल, गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग, कटाई या छटाई। तो उसको कहते हैं अभिमार्जन। अभिमार्जन मतलब सफाई करना। रेशम है, रेशम क्या है? मानव निर्मित रेशा नहीं। पादप रेशा नहीं, वो किसी पत्ते से नहीं बनता। जंतु रेशा, हाँ वो एक जीव होता है जिससे हम रेशा बनाते हैं। उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है स, जंतु रेशे। तो बच्चों देखिए, अगला प्रश्न हमें दिए हुए हैं रिक्त स्थान। तो पहला है, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय डैश से प्राप्त की जाती है। तो ऊन बालों से, पालतू भेड़ों के बालों से प्राप्त की जाती है। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा बालों। ख, ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की डैश का कार्य करती है। तो ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है। इसमें आएगा कुचालक। कुचालक का मतलब होता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा ना जा सके तो उसे कुचालक कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए कीट पालन विज्ञान को क्या डैश कहलाता है? तो वो कहलाता है सेरिकल्चर। अगला देखिए रिक्त स्थान, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना डैश कहलाती है। तो इसको कोकून कहते हैं। अगला रिक्त स्थान देखिए, रेशम उद्योग के कारीगर डैश नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो रेशम उद्योग के कारीगर एनएक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। तो बच्चों, आप अपने रिक्त स्थान अपने बुक में पेंसिल से भर लीजिए। चलो बच्चों, आगे देखिए। आप देखिए, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शॉलें बनाई जाती हैं। तो ये है सही। ठीक है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों को जाड़ों के मौसम में काटा जाता है? नहीं, क्योंकि अगर जाड़ों के मौसम में उनके बाल काट देंगे तो भेड़ों को ठंड लगेगी। तो इसलिए गर्मी के मौसम में भेड़ों की बालों को काटा जाता है। तो इसलिए ये है गलत है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो ये सही है। सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। तो ये सही है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलता है? गलत। रेशम कीट के अंडे से लार्वा निकलता है। तो चलिए अब हम सही मिलान करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या है? काटी गई ऊन की सफाई। अभिमार्जन का मतलब ही सफाई होता है। ठीक है। कोकून क्या होता है? कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक, याक क्या होता है? देखिए, याक है एक ऊन देने वाला जंतु जो पहाड़ों पे पाया जाता है ना। याक शहतूत की पत्तियां रेशम के कीट का भोजन होती हैं। रीलिंग क्या होता है? रेशम के रेशे का संसाधन। अब देखिए, हमें प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। ऊन, पहला प्रश्न है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सामान्य भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहते हैं। ठीक है, भेड़, याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वचीय बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए।
तो बच्चों देखिए, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, ठीक है, आपको भेड़ों के नाम लिख रहे थे, तो ये दोनों नाम हैं, अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी। कहाँ पाई जाती हैं ये? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? देखिए बच्चों, वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है? जिन भेड़ की नस्ल के शरीर पर घने बाल होते हैं उनको अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक रूप में चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। मतलब कि जिन भेड़ों पर अच्छे बाल होते हैं, अच्छे से जिनसे ऊन बन सके, ऐसी भेड़ों की नस्ल को जनक के रूप में चयन कर लिया जाता है, जिसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक क्यों होता है? देखो बच्चों, ऊनी रेशों के बीच में वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। क्या होता है बच्चे, जो ऊनी रेशे होते हैं उनमें हवा रुक जाती है, भर जाती है, ठीक है, और जो हवा होती है वो ऊष्मा के कुचालक की तरह काम करने लगती है। मतलब ऊष्मा जो है वो हटती नहीं है, ऊष्मा स्थिर हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, ऊष्मा हवा में नहीं मिलती, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो हमें बाहर की ठंडी हवा नहीं फील होती, बाहर की ठंडक नहीं फील होती और हम आराम महसूस करते हैं। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को कोकून के उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही, मतलब प्यूपा से वयस्क कीट नहीं बनने देते, वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है, ठीक है। तो प्यूपा से वयस्क बनने से पहले ही उसको गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों, जो कोकून के चारों तरफ रेशम का धागा बनता है, लिपटता है, उस पर एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है और गर्म पानी में कुछ देर डालने से वो चिपचिपा पदार्थ अलग हट जाता है और रेशम का धागा प्राप्त हो जाता है। बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखिए, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो बच्चों, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं, कौन से हैं? टसर रेशम, मंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। तो पहले ऊन के 2 उपयोग देखिए, ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं तथा कंबल बनाए जाते हैं, ठीक है, और रेशम से रेशमी वस्त्र तथा पैराशूट बनाए जाते हैं। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो भेड़ के रेशों से जो ऊन बनती है उसका हमें क्रम अनुसार वर्णन करना है। तो बच्चों ये उत्तर भी बड़ा है और ये जो क्रम होता है भेड़ के रेशों से ऊन बनाने का, ये क्रम भी 6 चरणों का होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इसीलिए जो असली ऊन होती है, भेड़ वाली ऊन, वो महंगी भी होती है। तो देखिए पहला चरण क्या है, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण हैं। चरण 1, भेड़ों के बालों की कटाई मशीनों द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है, ठीक है। पहले चरण में गर्मी के मौसम में भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। अब दूसरा चरण देखिए ध्यान से, अभिमार्जन। दूसरा चरण है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनमें चिकनाई, धूल, गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तो हमारा जो दूसरा चरण होता है ऊन बनाने का, वो होता है अभिमार्जन। इस चरण को अभिमार्जन भी कहते हैं। इसमें हम ऊन के जो हमें रेशे प्राप्त हुए हैं उनको अच्छे से टंकियों में डालकर धोया जाता है, ताकि उनकी चिकनाई, धूल, गर्द आदि निकल जाए।
ठीक है, अब तीसरा चरण देखिए। तीसरा चरण होता है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिनमें अच्छे नोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई, हल्केपन के आधार पर अलग किया जाता है। तो तीसरे चरण में रेशों को छांटा जाता है। अच्छा रेशा या थोड़ा सा कम सॉफ्ट रेशा और चिकना रेशा, हल्का रेशा, भारी रेशा, इस तरह से कैटेगरी में डाल कर इनको छांट लिया जाता है। तो चरण 4 देखिए। चरण 4 का नाम है कताई। इसमें क्या करते हैं, अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को, यहाँ पर छटाई आएगा बच्चों, ठीक है, नहीं ये सही है। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। ठीक है, हमने अभिमार्जन कर लिया, छांट लिया, उसके बाद छटाई। छटाई से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद कोमल और फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में काता जाता है। अब देखो बच्चों, अगला चरण है रंगाई। चरण 5 है रंगाई। तो जो हमें भेड़ और बकरियों से ऊन प्राप्त होती हैं वो प्राय सफ़ेद, काले, भूरे रंग की होती हैं। तो देखिए, उनको उनमें विविधता करने के लिए, उनको रंगीन करने के लिए हम रंगाई वाले चरण का उपयोग करते हैं। तो आपको लिखना है, भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्राय काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। आगे यहाँ पर है, विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। चलिए अब चरण 6, ये अंतिम चरण है, ऊनी धागा बनाना। इस चरण का नाम है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊन का धागा बनाया जाता है। तो इन सभी चरणों के बाद भेड़ के रेशे से हमें ऊन प्राप्त होती है। देखिए अगला प्रश्न है, रेशम के कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र बनाकर रेशम के कीट के जीवन चक्र को दर्शाना है। तो देखो बच्चों, आप क्या करिए, सबसे पहले शहतूत का पत्ता, शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीट के अंडे होते हैं। जो रेशम का कीट होता है वो शहतूत पर पाला जाता है। ठीक है, तो वो पत्तों पर अपने अंडे देता है। उन अंडों से बनता है लार्वा। ठीक है, लार्वा को इल्ली भी कहते हैं। वो लार्वा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो कोया या कोकून उसको कहते हैं। तो देखिए इस पर इस तरह से ये कोकून है गोल गोल, और इस पर ये सब धागे, रेशम के धागे चिपचिपे पदार्थ के साथ इस पर लिपटे हुए हैं। और इस कोकून, जब अगर इसे हमने उबलते पानी में नहीं डाला, इसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो इस कोकून से बनता है वयस्क रेशम का कीट। ये तितली की तरह लगता है देखने में। ठीक है, और उस कीट से वापस हमें फिर अंडे प्राप्त होते हैं। तो ये है रेशम कीट का जीवन चक्र। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पार्ट 2 आज हमने हल करा। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि पार्ट 3 की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। और यदि बच्चों आपको प्रश्न मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।